विद्यार्थी नमस्कार, मैं इनके यादव अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इनके एग्जाम पास पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के इस कक्षा कार्यक्रम में सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज के इस कक्षा कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, सीधे टॉपिक पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके लिए बेहतर होंगे और आपकी जो रणनीति है एग्जाम को क्रैक करने की, जो आपकी स्ट्रेटजी है उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। देखिए, दो चीजें आप हमेशा ध्यान में रखिए कि जो हमारा एक टारगेट है उसको हिंट करने के लिए रेगुलरिटी कंपलसरी, और रेगुलर अगर अपन किसी चीज को हिंट करेंगे या तैयारी कंटिन्यूटी रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता तक ले जाएगी। क्योंकि कोई भी काम एकदम से नहीं होता है, धीरे धीरे उसकी भूमिका क्रिएट होती है और धीरे 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 हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो रेगुलरिटी बहुत जरूरी है और विद्यार्थी जीवन में विशेषकर रेगुलरिटी बहुत बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं दो बातें करता आया हूं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं बिंदु कहना चाह रहा हूं वो ये है कि निश्चित रूप से आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस का मतलब मेरा अभ्यास है, रिवीजन मेन पॉइंट है। किसी भी सक्सेस का रिवीजन एक मेन पॉइंट है, क्योंकि कोई भी चीज आपको स्थायित्व रखने के लिए, उसको लॉन्ग टर्म में आपको याद रखने के लिए आप उसका रिवीजन करें। ठीक है साथियों, तो ये दो बिंदु थे जिन पर मैं आपसे चर्चा कर रहा था। आज के कक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ। और आज के इस कक्षा कार्यक्रम में जो सीरीज नंबर आपकी आ रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 326 नंबर क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर है। तो सीधा बिना वक्त पाए क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपको सत्य कथन बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। मृदा के संबंध में कथन बताइए। तो पहला देख लेते हैं, जलोढ़ मृदा नाइट्रोजन से समृद्ध होती है। तो ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, काली मृदा लोहे व चूने से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है। अब इन दोनों बिंदुओं को देखिए, जलोढ़ मृदा, अगर जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन से समृद्ध नहीं होती, यहां तो अभाव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अभाव। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि काली मृदा में लौह व चूने समृद्ध होती है। यस, क्योंकि जो काली मृदा होती है उसके अंदर लौह ऑक्साइड के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो ये बिल्कुल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, लेटेराइट मृदा लौह एवं एल्यूमिनियम से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती है। लेटेराइट मृदा, लेटेराइट लेटिन भाषा लेटर, लेटर का मतलब ईट, कठोरता, और उसमें लौह और एल्युमिनियम से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन और पोटेशियम से हीन होती है। तो ये स्टेटमेंट भी राइट हो जाएगा। अर्थात दो स्टेटमेंट राइट है, 2 और 3। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए, दो बातें समझिए। भारतीय मृदा में अगर बात करें तो नाइट्रोजन की तो हमेशा कमी मिलेगी। नाइट्रोजन, पोटाश और हम ये कह सकते हैं फास्फोरस, इनकी भारतीय मृदा में मुख्य रूप से ये तय मान के चलिए कि क्या है, कमी है। और नाइट्रोजन की तो विशेषकर साथियों यहाँ पर देखिए, जो नाइट्रोजन है इसकी कमी तो मिलेगी। यही कारण है कि आपने देखिए, हम यूरिया का प्रयोग करते हैं, उसमें नाइट्रोजन कितना होता है? 46% यूरिया हम लोग खेत में यूज करते हैं, इसीलिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है। लेटेराइट मृदा, इसमें लोहांश पाया जाता है। काली मृदा की बात करें तो इसमें भी लोहांश पाया जाता है, क्योंकि जो आप काली मृदा को देख रहे हैं वो लावा से निर्मित मृदा है। ठीक है, और बेसिकली वो पूरी तरीके से लोहा ऑक्साइड एलिमेंट्स को रखती है। तो 2 और 3 एलिमेंट्स जो सॉरी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। चले बढ़े आगे। आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपकी स्क्रीन पर। यदि चंद्रमा की घूर्णन गति दोगुनी हो जाए तो किसी स्थान पर अगला ज्वार कितनी मिनट विलंब से आएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक चीज को समझिए। एक शब्द लिखा है चंद्रमा की घूर्णन। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, घूर्णन का मतलब होता है किसी का अपने अक्ष पर घूमना। किसी का अपने अक्ष पर घूमना ही, अक्ष यानी एक्सिस, धुरी पर घूमना ही। ठीक है, धुरी पर घूमना क्या कहलाता है? वो घूर्णन कहलाता है। और किसी वस्तु का किसी के ओर, ये मान लीजिए अर्थ है और अर्थ के राउंड में
कौन घूमता है? मून घूमता है। कौन घूमता है? मून। ठीक है, अब मून अर्थ के राउंड में इस तरीके से मूव कर रहा है, इसका मतलब इस जो ये अवस्था है इसे कहा जाता है परिक्रमण। क्या कहा जाता है? परिक्रमण। या फिर इसको हम कह सकते हैं, ये वाला जो आप देख रहे हैं और ये जो शब्द आपने घूर्णन यूज किया है इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परिभ्रमण। क्या कहते हैं? परिभ्रमण। रोटेशन और रिवोल्यूशन ये दोनों शब्द अलग हैं। अब देखिए, चूंकि चंद्रमा और सूर्य के प्रभाव से यानी उनके गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से क्या आता है? ज्वार आता है। तो अब देखिए यहां पर एक बात बताइए, ये ऐसे ऐसे जाएगा चंद्रमा तो ये क्या होगा? परिक्रमण। अब इसकी गति, परिक्रमण की गति तेज या ज्यादा होगी तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? ज्वार पर। अगर आदमी घूर्णन गति का, ये क्लियर नोट कर लीजिए कि चंद्रमा की घूर्णन गति का पृथ्वी के ज्वार और भाटा पर यानी पृथ्वी पर आने वाले ज्वार और भाटा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और आप ये भी जानते हैं कि अगर मान लीजिए एक जो ज्वार आता है, ये पॉइंट है, यहां पर आप देख सकते हैं ये अर्थ है और अर्थ के चारों ओर यहां पर चक्कर कौन लगा रहा है? मून। अब इसका प्रभाव यहां पर पड़ रहा है इस वाले भाग पर। जब ये मून यहां चला जाएगा तो इसका प्रभाव यहां पड़ेगा, यानी यहां आएगा ज्वार और ज्वार के बाद जब यहां ज्वार आएगा तो इस पॉइंट पर क्या आएगा? भाटा आएगा। ज्वार के बाद भाटा भी आएगा। तो उसने क्या कहा है? यदि चंद्रमा की घूर्णन गति दोगुनी हो जाए तो किसी स्थान पर अगला ज्वार, तो यहां ज्वार आया तो यहां भाटा, इसके बाद अगला ज्वार यहां पर आएगा। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्वार हो गया, अप्रत्यक्ष ज्वार हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है, जो पहले आता था यहां एक ज्वार के बाद भाटा कितनी मिनट की देरी से आ रहा है? 13 मिनट। और भाटे के बाद ज्वार कितनी देरी से आ रहा है? 13 मिनट। तो एक ज्वार के बाद दूसरा ज्वार कितनी मिनट की देरी से आएगा? 26 मिनट। अर्थात घूर्णन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राइट, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घूर्णन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां आपको थोड़ा सा समझना होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूं। हाँ, एक बात है, ज्वार के बाद क्या आता है? भाटा। कितनी मिनट की देरी से आएगा? 13 मिनट की देरी से। फिर भाटा के बाद ज्वार कितनी मिनट की देरी से आएगा? 13 मिनट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था? ज्वार के बाद अगला ज्वार, तो 13 और 13 कितने मिनट हो गए? 26 मिनट। और अब मुझे उम्मीद ही नहीं, ये कंफर्म है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि घूर्णन का, चंद्रमा की घूर्णन गति का ज्वार और भाटा के समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राइट, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां पर 28 आ रहा है। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? देखिए, भारत में सबसे ज्यादा अगर वनों की बात करें तो कई बार आपने देखा होगा पतझड़ी या पर्णपाती वन, ये भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो देख लेते हैं, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार आर्द्र सदाबहार वन। देखिए, जहां पर 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी वहां पर आपको सदाबहार वन मिलेंगे। यहाँ की बात करें इस वाले भाग की, तो भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई वन पाए जाते हैं तो वो कौन से पाए जाते हैं? वो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती पाए जाते हैं 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन क्या होते हैं? भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका यहाँ पर 29 आ रहा है साथियों। क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय धाराओं की चक्रण की दिशा बताइए। अब महासागरीय धाराओं के चक्रण की बात करें, देखिए मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है और ये इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री। अब ये गोलार्ध कौन सा है? नॉर्थ हेमिस्फीयर है। ये कौन सा है? साउथ हेमिस्फीयर है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अक्सर होता क्या है, उत्तरी गोलार्ध में जो धाराएं होती हैं वो क्लॉकवाइज चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती हैं। इसका मतलब घड़ी के सुई के समान उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत चलती है। तो यहां पर देखिए पहले किसमें पूछा है? उत्तरी गोलार्ध। तो ऑप्शन देख लेते, घड़ी के सुई के विपरीत, ये तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। घड़ी की सुई के विपरीत, ये भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। घड़ी के सुई के अनुरूप तथा घड़ी की सुई के विपरीत, तो उत्तरी गोलार्ध में कैसा हो जाएगा? अनुरूप, और दक्षिणी गोलार्ध में कैसा? विपरीत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
आप देख लीजिए उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप चल रहा है, सुई के अनुरूप, यहां ध्यान दीजिए अनुरूप, ठीक है। और यहां पर क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो आगे बढ़ेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न था, आपने देखा। यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहां पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिए 330, घड़ी की सुई, यहां पर सावधानी से एक प्रश्न को देखते जाइए। घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में भीतर की ओर चलने वाला पवन संचरण होता है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिए, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। एक बात तो ये ध्यान रखिए कि घड़ी के विपरीत अगर कोई चीज चल रही है और वो कह रहा है अंदर की ओर, अंदर की ओर, ये देखिए ये वाली सिचुएशन की बात कर रहा है। यहां से बाहर से एंटी क्लॉकवाइज अंदर की ओर चल रही है चीजें यहां पर, तो वो क्या कहलाता है, वह ऑप्शन देख लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात। ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, पहला सही हो जाएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, बाहर से किधर की ओर चल रहा है, अंदर की ओर चल रहा है साथियों, किधर की ओर, अंदर की ओर। तो यहां पर आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहां पर 13, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य। देखिए भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य, ऑप्शन 4 दिया। अगर अपन बात करेंगे यहां पर उड़ीसा की बात करें, तो आप जानते हैं उड़ीसा चूंकि ये किससे लगता है, बंगाल की खाड़ी से, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, बंगाल की खाड़ी। ये पश्चिम बंगाल भी बंगाल की खाड़ी से लगता है, आप ये भी जानते हैं, ठीक है। कर्नाटक की बात करें, ये कर्नाटका है, और कर्नाटक किससे लगता है, अरब सागर से। तो 3 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब बचता है आपका बिहार। कौन बचता है, बिहार, क्योंकि बिहार तो लैंड से घिरा हुआ पार्ट है और बिहार नेपाल सीमा बनाता है। तो इसका तो बहुत सरल प्रश्न है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। बढ़े आगे साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सी द्वीप अपतट द्वीप नहीं है। अपतट द्वीप की बात कर रहा है। देखिए जहां पर आपको ध्यान देना होगा, अपतटीय क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र अपतटीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अपतटीय क्षेत्र। अगर अपन देखेंगे, देखिए बंबई की बात करें क्योंकि सालसट द्वीप पर बसी हुई है, सोर्ट द्वीप की बात करें, ठीक है, ये भी यहां पर है। हेनरी द्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप यहां पर है, लक्षद्वीप, तट से लगा हुआ क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र अपतटीय कहलाता है। तो ये तो अपतटीय है, ये भी अपतटीय, ये अपतटीय। उसने पूछा नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप, क्योंकि लक्षद्वीप अपतटीय क्षेत्र में नहीं पाया जाता और वो यहां से तट से काफी दूर है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश अर्थात लक्षद्वीप है, 32 वर्ग किलोमीटर। चलें स्क्रीनशॉट ले लें, आगे की ओर बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म है। आपको बताना है कि नेपाल के पड़ोसी सही युग्म, क्योंकि यहां पर आपको क्लियर पता होना चाहिए कि कौन आएगा। पहला देखिए असम और बिहार, बताइए। दूसरा देखिए, क्योंकि आपस में भी वो जुड़े हुए होने चाहिए, तो असम और बिहार ये नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि युग्म जोड़ा नहीं है। दूसरी बात करें उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, क्योंकि देखिए बिहार तो वहां सीमा लगा रहा है लेकिन असम वहां से सीमा नहीं लगा रहा है। उत्तर प्रदेश तो सीमा लगाता है लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं लगाता। सिक्किम और नागालैंड, सिक्किम तो सीमा लगाता है लेकिन फिर नागालैंड नहीं लगाता। सिक्किम नेपाल के साथ सीमा लगाता है और बिहार भी लगाता है। इसका मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। साथियों बहुत अच्छा प्रश्न। चले आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर है और इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है। इस प्रश्न को देखिएगा और ध्यान से इसका उत्तर दीजिए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भूटान, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ये थिम्पू का नाम सुना होगा आपने।
ये तो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है। म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा हुआ करता था, ये उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है, नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा, राइट। देखिए अफगानिस्तान भी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है, श्रीलंका भी हिस्सा है, मालदीव भी हिस्सा है, भूटान भी हिस्सा है, नेपाल भी और पाकिस्तान, लेकिन म्यांमार सामान्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं होता। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 335। वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत जिस क्रम पर है, तो देखिए रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126वें स्थान पर है, ठीक है। और अगर अपन बात करें इसकी, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस, जो आपका यहां पर आंकड़ा देख रहे हैं नेस वाला इंडेक्स, इसमें अगर पहले नंबर पर कोई है, 2024 की बात कर ले तो भी, अगर फर्स्ट नंबर पर कोई देश है तो पहले नंबर पर देश कौन सा है? फिनलैंड है। और भारत का क्रमांक कितना है? 126। और भारत 126 क्रमांक पर बना हुआ है 2024 की रिपोर्ट में भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 126। खुशहाली, लोग कितने खुशहाल है ये रिपोर्ट बताती है। यहां पर देखिए दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है, आपको चक्रवात बताना है, ठीक है। जब कोई बाहर से अंदर की ओर चले, यहां पर देखिए, तो वह क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात कहलाता है, ठीक है। अब देखिए अगर अंदर से बाहर की ओर चल रहा है तो ये प्रति चक्रवात का परिचायक है। अब आपको यहां पर प्रश्न पूछा है उसने, अगर इस प्रश्न को गौर से देख रहे हो तो दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है? अरे दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात बाहर से अंदर की ओर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। कहां चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। अर्थात यहां पर देखिए दक्षिणी गोलार्ध की घड़ी की सुई की दिशा में चक्रवात की बात कर रहे हैं, चक्रवात की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हमने कहा कि क्योंकि वो प्रति चक्रवात की बात नहीं कर रहा, वो चक्रवात की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए दक्षिणाव्रत, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा तो होगा ही नहीं, तिर्यक होगा ही नहीं, वामाव्रत, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत। तो प्रश्न को फिर एक बार थोड़ा ध्यान से देख लीजिए साथियों। इस प्रश्न पर जैसे ही गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की पवन की दिशा पूछ रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी? दक्षिणाव्रत, घड़ी की सुई की दिशा में। कैसी? घड़ी की सुई की, क्योंकि यहां पर तय मान के चलिए घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 337। निम्नलिखित दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है। देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताना है, किधर? पश्चिम से पूर्व की ओर, राइट। जब पश्चिम से पूर्व की ओर देखेंगे तो अगर इन पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, हल्का सा सोचे, तो आप पाएंगे कि पहले नंबर पर जो भी दर्रा आपको दिखाई दे रहा है तो बनिहाल दर्रा आएगा। क्योंकि अगर इस तरीके से भारतीय परिक्षेत्र को देखें तो पहले नंबर पर, क्योंकि उसने लगवाया कहां से? पश्चिम से पूर्व की ओर, तो पहले नंबर पर बनिहाल दर्रा। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। ध्यान दीजिए ऐसे प्रश्नों पर, समय बचाइए। ऐसे प्रश्नों को जब हल करेंगे तो आप क्लियर है। अब इसके बाद में अगर देखेंगे तो दूसरा दर्रा उत्तराखंड में माना, नीति और लिपुलेख, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 4-3 इसमें भी है। अब यहां पर नेक्स्ट अगर दर्रा कोई आएगा तो वो जेलेपला है, नाथुला और जेलेपला दर्रा, ये देखिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में, कौन? अरुणाचल प्रदेश में यहां पर दर्रा कौन सा होगा? बोमडीला। कौन सा? बोमडीला, राइट, ये बोमडीला है। इसका मतलब सिंपल सी बात है, 4-3-1-2 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखिएगा, आपके लिए क्वेश्चन स्क्रीन पर है 338। हिमालय पर्वतमाला का निर्माण निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ? साथियों हिमालय की बात करें तो पहले तो ये समझ लीजिए कि हिमालय की अगर बात करें तो हिमालय यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये नवीन वलित पर्वतमाला है। कैसी? नवीन वलित पर्वतमाला, ठीक है। एक बात तो ये, दूसरी बात, इसका जो निर्माण हुआ है वो अभिसरण से हुआ। अभिसरण का मतलब जानते हैं ना? दो प्लेटों का एक दूसरे के समीप आना। क्या?
अभिसरण से, राइट। तो इसका निर्माण किससे हुआ? अभिसरण से। अब यहां ऊपर की बात करें तो प्लेट है, इस प्लेट को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं। ये वाली प्लेट अगर आप देखेंगे तो ये एक प्लेट है, इस प्लेट को कहा जाता है यूरेशिया प्लेट। कौन सी? यूरेशियन प्लेट, ठीक है, यूरेशियन। नीचे एक प्लेट थी जिसका नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब ऑस्ट्रेलियन प्लेट तो अलग हो गई, फिर ये इंडो प्लेट बच गई। तो नीचे वाली जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, अब ये प्लेट बढ़ रही थी आगे की ओर। कौन सी प्लेट? ये वाली प्लेट। और इधर ये प्लेट थी ऑलरेडी। जब दो, क्योंकि ये भी कैसी प्लेट है? महाद्वीपीय प्लेट है, और ये भी कैसी प्लेट है? महाद्वीपीय, अरे कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये भी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, तो दोनों महाद्वीपीय प्लेट है, और दोनों में अभिसरण हो रहा है। अभिसरण का मतलब पास आना। जब कोई चीज पास आएगी, कंप्रेस होगा, दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ने के बाद वो चीज ऊपर उठेगी। यही कारण है कि हिमालय कैसी पर्वतमाला है? वलित। तो महाद्वीप महाद्वीप प्लेटों के अभिसरण से, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़े। देखिए नवीन वलित की बात करें, रॉकी भी नवीन वलित है, एंडीज भी है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है, दुनिया की सबसे चौड़ी रॉकीज है, और दुनिया की सबसे ऊंची हिमालय पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य बताना है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। मकालू और मनसालू पर्वत चोटियां हिमाद्री की हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से एक एक पॉइंट को आप देखते जाइए और आपको क्लियर समझ में आएगा। बिल्कुल ये सही है। हिमाद्री, हिमाद्री का मतलब मुख्य हिमालय से है, वृहद हिमालय से है, महान हिमालय से है। तो मकालू और मनसालू दोनों वहीं पर है। शिवालिक के दक्षिणवर्ती क्षेत्र को तराई के नाम से पुकारा जाता है। बिल्कुल, देखिए सबसे ऊपर का भाग कौन सा है? ट्रांस है। दूसरा कौन सा है? महान है। तीसरा कौन सा है? लघु है। चौथा कौन सा है? शिवालिक है। और शिवालिक के बाद में क्या आ जाएगा? उत्तर का विशाल मैदान। क्या आ जाएगा? उत्तर का विशाल मैदान। अब जब उत्तर का विशाल मैदान आ जाएगा तो ये तराई क्षेत्र है। शिवालिक के कहा? दक्षिण में, तो राइट है। ये महान हिमालय में ही मकालू और मनसालू। सिंधु नदी के गार्ज से ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक हिमालय की लंबाई 24 किलोमीटर। यस, यहाँ सिंधु का गार्ज है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का गार्ज है, और हिमालय की लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। तो ये तीनों स्टेटमेंट 1, 2 और 3 ये तो राइट है। मालाबार तट गुजरात और गोवा के बीच स्थित है, ये गलत है। और इसका आंसर जो होगा, उत्तर जो सही होगा ये होगा, क्योंकि अगर अपन देखें तो यहाँ गोवा से लेकर गुजरात तक नहीं, गोवा से नीचे अर्थात कर्नाटक वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, तो ये तो कन्नड़ तट कहलाता है। और कन्नड़ तट के नीचे जो केरल वाला पार्ट है, क्योंकि मालाबार तट कहां मिलेगा? केरल के परिक्षेत्र में। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्योंकि उसने असत्य पूछा है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? डी हो जाएगा। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 300। चल, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बताइए। तो देखिए छोटा नागपुर का पठार पहले आपको ये पता होना चाहिए कहां पर है। तो कहां पर है? झारखंड में। उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। कौन सी है? पारसनाथ। साथियों इस पारसनाथ को एक और नाम से भी जाना जाता है, सम्मेद शिखर। किससे? सम्मेद शिखर। इसकी ऊंचाई की बात करूं तो 1366 मीटर है सम्मेद शिखर, राइट। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 341 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। यहां पर निम्न पर्वत शिखरों का ऊंचाई को घटते क्रम में, आपको घटते क्रम में लगाना, डिसेंडिंग ऑर्डर में, अकॉर्डिंग टू हाइट। यस, अब देखिए इनमें से सबसे बड़ी ऊंचाई की बात करें तो गोडविन ऑस्टिन कितनी है? 8611 मीटर। कंचनजंगा कितनी? 8598 मीटर। कुछ किताबें 95 लिख देती हैं। नंगा पर्वत कितना? 8126 है। फिर उसके बाद में नंदा देवी। तो घटता क्रम, इसका मतलब पहला ऑप्शन 2 और 1 आना चाहिए, और 2 और 1 एक ही ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चले 2, 1, 3, 4 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले ये राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 342, भारत की निम्न में से दक्षिणतम पर्वतमाला है। क्या बात है, कितना अच्छा प्रश्न यहां पर प्रोजेक्ट किया गया है।
दक्षिणतम पर्वतमाला बतानी है आपको, क्योंकि इसने पूछा ही दक्षिणतम है। अब देखिए यहां पर अगर इस तरीके से देखिए अपन, तो यहां आपकी पर्वतमाला है, ये वाली पर्वतमाला, इसे अपन कहते हैं नीलगिरी। कौन सी कहते हैं? नीलगिरी। नीलगिरी पर्वतमाला है। उधर अगर अपन देखेंगे ऊपर नल्ला मलाई, नल्ला मलाई, तो यहां पर देखिए ये ऊपर है, आंध्र प्रदेश वाले पार्ट में है। आंध्र प्रदेश से थोड़ा सा इधर की ओर, यहाँ पर तेलंगाना, ये नल्ला मलाई है, ये वाली वेनकोंडा योनकोंडा के नीचे वाले पार्ट में नल्ला मलाई। फिर नीलगिरी, नीलगिरी के बाद में यहाँ पर कौन सी होगी? ये आपकी अन्नामलाई है, अन्नामलाई। और देखिए ये भी ऊपर हो गई, ये भी ऊपर हो गई, ये भी। इसमें इन चारों में से सबसे नीचे यहां पर है कार्डोमम। ये जो कार्डोमम है ना, ये दक्षिणतम है कार्डोमम। इसे अपन क्या कहते हैं? इलायची की पहाड़ियां। क्या कहते हैं? इलायची की पहाड़ियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्डोमम की पहाड़ियां दक्षिणतम है, राइट। हालांकि और इन चारों में से ये ऑप्शन सही है, अन्यथा आप देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर नागरकोइल की पहाड़ियां, जवादी सेवराई की पहाड़ियां, वो भी दक्षिणतम ही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपके लिए स्क्रीन पर आ रहा है, यहां पर देखेंगे, ये देखिए साथियों, यहां पर देखिए भाबर एक भू स्वरूप है जो मिलता है। आपको बताना है भाबर, भाबर यानी हम इस शब्द पर गौर करिए, भाबर पर। भाबर शब्द क्या है? भाबर शब्द का इसे भाबर भी कह सकते हैं। एक शब्द होता है तराई, एक शब्द होता है खादर, और यहां पर हमने कहा इसे हम बांगर क्षेत्र भी कह सकते हैं, बांगर। ठीक है, बांगर। तो यहां पर अपन थोड़ा सा देखेंगे तो ये जो है थार के मरुस्थल में ये भाबर हो ही नहीं सकता। थोड़ा अर्ध शुष्क वाला पार्ट जहां पर नदियों का पानी, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो नीचे वाला पार्ट है, भाबर वाला पार्ट है, सबसे पहले जब शिवालिक से अगर नदियां उतरती, देखिए इसको थोड़ा सा समझिए, इसको मैं समझाता हूं आपको। भाबर क्या है? एक बांगर होता है, एक भाबर होता है, एक खादर होता है। इन शब्दों को जब आप थोड़ा सा देखेंगे, देखिए ये शिवालिक है। क्या है? शिवालिक है। और जब शिवालिक से नीचे यहां पर देखिए, जैसे ही ये जो क्षेत्र है, यहां तक का जो ये भाग है, ये कहलाता है भाबर, भाबर। इसके बाद वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है तराई, सॉरी ये वाला पार्ट, आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये वाला पार्ट कहलाता है तराई वाला क्षेत्र। और आगे वाला जो क्षेत्र कहलाता है वो कहलाता है कांप प्रदेश। कांप प्रदेश के दो भाग हैं, एक शब्द होता है खादर और एक शब्द होता है बांगर, राइट। अब जो भाबर है ये कंकड़ पत्थरों से निर्मित है। कैसा? कंकड़ पत्थरों से, क्योंकि ये शिवालिक के गिरिपदीय क्षेत्र है। गिरिपद का मतलब पर्वत के नीचे का भाग, ये वाला भाग अपन देख रहे हैं। इस वाले भाग में जब नदी ऊपर से आती है तो कंकड़ ही कंकड़ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कंकड़। यहाँ पर आपको कंकड़ पाए जाते हैं, इस तरीके से कंकड़ होते हैं, और पानी इसके नीचे से जा रहा होता है, कल 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 कल। तो इसके बाद में जब पानी ऊपर आता, अर्थात यहाँ पर नदियां अदृश्य होती, क्या होती है? नदियां अदृश्य होती हैं, अदृश्य दिखाई नहीं देती। इसके बाद जब आप आगे की ओर चलेंगे तो नदियां दृश्य रूप में आ जाती है। तो शिवालिक के किनारे, अर्थात ये देखिए ये शिवालिक है आपका, इसके किनारे वाला जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? भाबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भाबर। ठीक है साथियों, तो आज के कक्षा कार्यक्रम को यही विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक नए कक्षा कार्यक्रम के साथ। अब मैं लेता हूं विदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।